Ladies and gentlemen, Honorable Raksha Mantri ji has arrived. Ladies and gentlemen, please rise.
ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी।
बालिकेन मानयति कचन तद्यस्वकः सुद्रिकां गम्भीरवासिनीं त्रयोजने वधन्वाणि धन्वति सर्वे समुद्रा सरिता तीर्थांतर्गत ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो राधेभ्यो राधपतिभ्यो नमो नमो कृतेभ्यो कृतपतिभ्यो नमो नमो वीरोभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः स्थापयामि ओम वसोः पवित्रमतिदधारं वसोः पवित्रमतिदधारं देवस्वादविदा पुनादवसोः पवित्रेण तद्धारेण सुभाकामदुःखः ओम वास्तु स्वते प्रतिजानि यमन्वाभेदो अनमेवो भवानः जपे महे प्रतितन्नो जुगुर्मन्नो निपते जाञ्जत्वते स्थापयामि ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कचन सदिर्वकः सुद्रिकाः गम्भीरवासिनीं ओम नई स्पर्शं ओम ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं वरदादेवतः दुर्जो वेनावः समुद्रोपमायजटाः जतजो निमजतजविवः ओम सप्तऋषिगणां स्थापयामि अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमान विभीषण कृपापरशुरामस्य सप्तैकजीवन सप्तैकान्तस्त्रेण मार्गमेवतां जीवे वर्षसंसारम् अपमृत्यु विवर्जिता अपमृत्यु मार्गे मार्गेण सप्तजन्मं स्थापयामि ओंकारं विदुष्टं नित्यं योगिना कामदमुक्तं जीव ओंकाराय नमो नमः ओंकारं कर्मं स्थापयामि ओम नमः शंभवाय यजमयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च स्थापयामि ओम मनो ज्योतिर्युगधामाय च बृहस्पति च दिमन्तनो तरिणं च निगन्धमिमं ददातो विश्वे देवाश्चर्यमाजयन्ताम् ओम प्रतिष्ठः एक वे प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यज्ञं यज्ञं जनन्ते सर्वे सुप्रतिष्ठन्ति ओम भूर्भुवस्वः विजय प्रदाभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः एक तंत्रेण सुप्रतिष्ठा वरदा भवेयुः पादयोः पाद्यं समर्पयामि ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि अस्योर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि जलस्नानं समर्पयामि वस्त्रं ओम श्वासः प्रीतया सुस्यां भोज्यामनः गन्धिराजकं वस्त्रं समर्पयामि वसर्वण आचमनीयं जलं समर्पयामि हम यज्ञोपवितं परमं समर्पयामि पुनः आचमनीयं जलं समर्पयामि गन्धद्वारं गन्धं समर्पयामि अक्षतान् ओम अक्षं सौभाग्यद्रव्यम् अग्निव भोगैः ओम प्राणाय स्वापानाय स्वदानाय स्वदानाय स्वमानस्व पूर्वापुष्पं समर्पयामि जल पूर्वापुष्पं समर्पयामि मध्यमदीपानं समर्पयामि उत्तरापुष्पं समर्पयामि हस्तपुष्पं समर्पयामि मुखपुष्पं दुर्जनाचमनं समर्पयामि क्रोधवर्धनार्थी चन्दनम् ओम अगंजुनाय क्रोधवर्धनार्थी चन्दनम् क्रोधवर्धनार्थी चंदन से क्रोधवर्धन चंदन समर्पयामि हाँ अपने राइट हैंड से राइट हैंड में भगवान को लक्ष्य सर्वं मुखवासा तांबूलम
ओम चतुर्गेणाविका देवार्यमदन्वया वदन्तो ध्याधीराजग्रीमहिमः ओम जाः फलनिजा बला बुद्वाजा जपगणेः मे फले बधो सात्वानो मज्जन्त्वगो हंसा नमस्करोमि ओम आत्मजप अनेन पूजनेन अपराजिता प्रकृतयः सर्वाः विजयदशमी निमित्तम् आदाय आवाहिताः पूजिताः सर्वाः देवताः सुप्रसन्ना वरदा भवेयुः सर्वदा सर्वथा सर्वेषु देशेषु सर्वेषु समरेषु सर्वथा विजयं प्रयच्छेयुः। ओम उत्तर पूर्वांचल समर्पयामि नमस्करोमि। अच्छा इसका ओम प्रसन्नपदे सर्वे सत्सभ्यो नमः पवनार्थिक्षां समर्पयामि। मातरः शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति रामा शांतिरेव। ओम सो सदारं वसो पवित्रमनिदारं देवपादविधा पुनातवतो मर्देन सुधारेण स्वाकामदुःखः। ओम गंधद्वारां समर्पयामि ओम अक्षन्नमी ओम वसो पवित्रमजितदारं वसो पवित्रमजितदारं देवत्वादविधा पुनातवतो पवित्रेण सदारेण सुभागामदुःखः। अनेन प्रतिनिधिभूतानि सर्वाणि शस्त्राणि सुप्रसन्नाः वरदा भवेयुः भारताय सर्वदा सर्वथा सर्वेषु समरेषु विजयं प्रयच्छेयुः। आवाहितापि सर्वाभिदेवताभूतविधां समर्पयामि नमस्करोमि च। ओम या श्री शते लक्ष्मी शपथ्या शांतिरेव शांति कामा शांतिरेव। विधि भूया विधि भूया विधि भूया।
Namaste India. Today, on the auspicious occasion of Vijay Dashmi and in the gracious presence of dignitaries on the dais, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji, National Security Advisor Shri Ajit Doval Ji, Rajya Raksha Mantri Shri Ajay Bhatt Ji, Chief of Air Staff Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Defence Secretary Dr. Ajay Kumar, Secretary Defence Production Shri Raj Kumar, Secretary ESW Shri B. Anand, FADS Shri Sanjeev Mittal, Additional Secretary Defence Production Shri Sanjay Jaju. We have gathered here today for the ceremony dedication of 7 new defence companies to the nation. It is my privilege to host this extremely significant ceremony which resonates the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of an Atmanirbhar Bharat. May I now invite Secretary Defence Production Shri Raj Kumar to convey the welcome remarks. नमस्कार। परम आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल जी, आदरणीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल चौधरी जी, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर श्री बी आनंद जी, फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज श्री संजीव मित्तल जी, सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस and the state government, chairman and MD, directors of the 7 new defense PSUs, CMDs of other DPSUs, representatives of the industry associations, employees of 7 new DPSUs, members of the media, ladies and gentlemen. विजयदशमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को अधिक सुदृढ़ करने के लिए 7 नई डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का देश को समर्पित किए जाने के इस कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रितों का अंतःकरण से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में रक्षा मंत्रालय को मात्र भाग लेने का अवसर ही नहीं परंतु महत्वपूर्ण विषयों पर काम करने की एक जिम्मेदारी प्रदान की है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हमें इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करेगा। मैं हृदय से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग की एक लंबी यात्रा का एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव है कि यहां तक पहुंचना मात्र केवल रक्षा मंत्री जी के सतत मार्गदर्शन और लीडरशिप के कारण ही संभव हुआ है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया था और मई 2020 में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने ऑर्डिनेंस सप्लाई में ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी एवं एफिशिएंसी जैसे सुधार लाने की घोषणा की थी। तत्पश्चात माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में रक्षा उत्पादन विभाग ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आवश्यक कार्रवाई आरंभ की, परंतु यह कार्य अत्यधिक कॉम्प्लेक्स एवं मल्टी डायमेंशनल था और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माननीय रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी का गठन भी किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के रिस्ट्रक्चरिंग से संबंधित छोटे एवं बड़े तमाम पहलुओं पर गंभीरता के साथ गहन चर्चा विचारणा के बाद आपने निर्णय लिए और इस कार्य में रक्षा मंत्रालय जिस मुकाम तक पहुंचा है वह मात्र आपके मार्गदर्शन के कारण फलीभूत हुआ है और मैं पुनः अंतःकरण से माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आदरणीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल जी का स्वागत करता हूं। ओएवी रिस्ट्रक्चरिंग के विषय में कई वर्षों से चर्चाएं चल रही थी और इस कार्य निष्पादन के विभिन्न विकल्पों और उनमें से सर्वश्रेष्ठ एवं प्रैक्टिकल विकल्प का चयन आपके अमूल्य मार्गदर्शन के कारण ही संभव हुआ।
मंच पर आज आपकी उपस्थिति न केवल हमारा मनोबल बढ़ाती है, परंतु रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को लाने में आपके मार्गदर्शन का लाभ हमें मिलेगा, ऐसा विश्वास भी दिलाती है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय रक्षा राज्य मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सभी को प्रोत्साहित करती है। साथ ही मंच पर उपस्थित रक्षा सचिव, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज एवं रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के रिस्ट्रक्चरिंग की इस महत्वपूर्ण यात्रा में समय समय पर हर संभव योगदान प्रदान किया है, जिसके कारण रक्षा उत्पादन विभाग आज इस मुकाम तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर चुका है। साथ ही मैं नई डिफेंस PSUs के CMDs, डायरेक्टर्स, तमाम अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के महत्वपूर्ण भागीदार हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी पर इन कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप सभी इस कार्य में सफलता के नए शिखर प्राप्त करेंगे। मैं इंडस्ट्री एसोसिएशन एवं मीडिया के तमाम मित्रों का स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण कार्य के हर कदम पर आपके सपोर्ट की मैं सराहना करता हूं। आज के इस हाइब्रिड कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जुड़ने वाले सभी महानुभावों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन एंड लीडरशिप एवं माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन हमें आने वाले समय में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में और अधिक रिफॉर्म्स लाने की प्रेरणा प्रदान करेगा। इस विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, to onboard you on this landmark reform, we have a short film capturing the journey of the corporatization of the erstwhile Ordnance Factory Board. सक्षम, सर्वदा शक्तिशाली, आज विश्व पटल पर महाशक्ति के रूप में उभरते भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने की पहली शर्त है आत्मनिर्भरता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। अतीत में आयुध फैक्ट्रियों का 2 शताब्दियों से भी लंबा इतिहास रहा है। हमारे जांबाज जवानों के शौर्य और पराक्रम को हमारी आयुध फैक्ट्रियों ने आवश्यक आर्म्स, एम्युनिशंस, मिलिट्री व्हीकल्स आदि की आपूर्ति से और भी निखारा है। बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप ढलकर अब इन्हें और आगे बढ़ाना है। 16 जून 2021 को केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को समाप्त करके 7 नए रक्षा उपक्रमों को बनाने की मंजूरी दी। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इन 7 रक्षा उपक्रमों के अंतर्गत आने वाली 41 फैक्ट्रियों में व्यापक सुधार कर इन्हें अधिक उत्पादक और प्रतियोगी बनाकर नई चुनौतियों के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को कॉर्पोरेट्स में बदलने की प्रक्रिया में इससे जुड़े स्टेक होल्डर्स और कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाला एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह इस कार्य की पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखेगा। दूरदर्शी निर्णय इतिहास बदलते हैं और बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। ये कंपनियां अब नई राह पर चलकर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, डाइवर्सिफिकेशन, न्यूअर अपॉर्चुनिटीज और एक्सपोर्ट्स को हासिल करेंगी और आगे बढ़ेंगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 65,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स इन कंपनियों को हस्तांतरित किए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर
ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को दी गई आजादी देश के रक्षा उत्पादन के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और प्रगतिशील निर्णय है। ये एक सुनहरे युग की शुरुआत करेगा और आयुध निर्माण में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराएगा। May I now invite Honorable Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt ji to address the ceremony. भारत माता की जय। परम श्रद्धेय माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी और परम श्रद्धेय डोभाल साहब, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एयर चीफ यहाँ पर हैं चौधरी जी, रक्षा सचिव श्री अजय कुमार जी, रक्षा उत्पादन सचिव राजकुमार जी, रक्षा वित्त सचिव संजय मित्तल जी, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सचिव वी आनंद जी, एडिशनल सेक्रेटरी संजय जाजू जी और सभी अधिकारीगण, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, नाम अगर किसी के नहीं भी ले पाया तो क्षमा करिएगा। पत्रकार मित्र, विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आए हुए सभी वरिष्ठ जन, 7 नई रक्षा कंपनियों के सीएमडी और सभी भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज रक्षा उत्पादन में और अधिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राष्ट्र को 7 नई रक्षा कंपनियां सौंपते हुए इस पावन अवसर पर आप सभी का धन्यवाद देता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसरण में और माननीय रक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देशन में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक सुधारों के लिए अधिक कदम उठाए हैं। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक सुधारों को क्रियान्वित करती रही है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं समयोजित और विश्वसनीय अत्याधुनिक उन युद्धक उपस्करों को हासिल करती है जो स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। लंबे समय से विचाराधीन एक ऐसा ही सुधार आयुध निर्माण बोर्ड OFB का पुनर्गठन करना है, जो देश में सबसे पुराना रक्षा विनिर्माण का सरकारी संगठन है। केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और नेतृत्व के कारण ही OFB ने ट्रांसफॉर्मेशन को मूर्त रूप दिया जा सका है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं निशब्द हूं। मैं इस अवसर पर रक्षा मंत्री जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिन्होंने इस सुधार को उचित दिशा देने के लिए अथक प्रयास किया है। यह एक कठिन कार्य था जिसमें कई प्रतिस्पर्धात्मक हित जुड़े हुए थे। फिर भी हमारे रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व वाले अधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने सभी पहलुओं की विस्तार से जांच पड़ताल की और 75,000 से अधिक कर्मचारियों, 41 उत्पादन इकाइयों व देश के 10 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में फैली कई गैर उत्पादक इकाइयों को शामिल
करके ऐसा बड़ा सुधार करने के लिए इसे संभव बनाया, जिसमें 79,000 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां और 200 वर्ष पुरानी विरासत शामिल है। इस प्रक्रिया के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया गया, परंतु हमारी सरकार ने इस दृढ़ विश्वास से कि इस सुधार से भविष्य में देश को लाभ होगा और विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के योगदान से आज हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आकार देने पर गर्व है। इस पुनर्गठन से इन रक्षा इकाइयों को अधिक स्वायत्तता और सक्रियात्मक आजादी मिलेगी, जिससे नई कंपनियां अपनी दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने में समर्थ होंगी। वृद्धि के लिए प्रोत्साहन के साथ इन कंपनियों के रक्षा हथियारों, गोला बारूद और उपस्कर के उत्पादन में अधिक तकनीकी उन्नति करने की संभावना है। इसमें निहित ऊर्जा ने इन वर्षों में अब इस नए ढांचे को विस्तार दिया है। इसमें प्रतिपादक के रूप में विकास करने और आगामी वर्षों में देश के रक्षा उत्पादन में असीमित योगदान करने की संभावना है। इससे यह भी उम्मीद की जाती है कि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी छाप छोड़ेंगे और उत्पादकों के अपने स्वयं के ब्रांड बनाएंगे। मुझे यह देखकर अत्यधिक प्रसन्नता है कि आज हमारे साथ इस समारोह में कई कंपनियों की सभी 41 इकाइयों के प्रबंधक एवं कर्मचारी भागीदारी कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि उनका आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा होगा। अब उनके पास अपनी दक्षताओं का प्रदर्शन करने और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त करने और रक्षा उत्पादन की दिशा में नए उत्साह के साथ योगदान करने का बेहतर अवसर है। उनके पास यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि भारत रक्षा स्टोर्स में निर्यात बढ़ाने हेतु अपनी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम है। उन सभी को अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को जारी रखना चाहिए और नए हथियारों एवं उपस्करों का विकास करना चाहिए। मेरा उनकी दक्षताओं और उनके सामर्थ्य में दृढ़ विश्वास है। मैं सभी 7 नई रक्षा कंपनियों, उनके निदेशक बोर्ड और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं। हमने आज रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को मूर्त रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मैं इस उद्देश्य के साथ जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, it's my privilege to invite our Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji, to address the ceremony. It is under his stellar leadership that the landmark reform of the birth of 7 new companies has been achieved. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्रीमान अजीत जी डोभाल और हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय जी भट्ट, एयर चीफ मार्शल श्री BR चौधरी, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री राजकुमार, सेक्रेटरी ESW श्री B आनंद एंड फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सिक्योरिटी श्री संजीव मित्तल, एडिशनल सेक्रेटरी श्री संजय जाजू, रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारी वर्ग और मीडिया के मेरे मित्रों और DAPSUs के जितने भी हमारे CMDs हैं, ऑफिसर्स हैं, सभी हमारे एम्प्लॉइज, सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से सभी देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
हमारे देश में विजयदशमी के पर्व का क्या महत्व है, ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी कमियों को दूर कर, अपने अंदर सुधार कर लोकहित के साथ समृद्धि की ओर बढ़ते हैं, इसका यह प्रतीक माना जाता है विजयदशमी का पर्व। बुराइयों पर अच्छाइयों के विजय का यह पर्व है विजयदशमी का पर्व। और इसे मैं सौभाग्य मानता हूं कि जिस दिन आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये हमारी 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस एक्ट बोर्ड की है, जिनको राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आज ही के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और चेयरमैन DRDO जो पहले रहे हैं, ऐसे श्री APJ अब्दुल कलाम साहब का आज जन्मदिन भी है। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कोई भी सुधार हो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो समय के साथ लगातार चलता रहता है। सुधार कोई डेस्टिनेशन न होकर बल्कि एक जर्नी है जिसे हम अपने समाज और राष्ट्र के हित में ही तय करते हैं। इस पर्व को हर वर्ष मनाए जाने के पीछे मैं मानता हूं यही उद्देश्य रहता है। आज उसी सुधारात्मक परिवर्तन के क्रम में 7 नई DPSUs, MIL, अवनी एंड ऑल इंडिया, TCL, YIL, IOL और GIL को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। अपने नए उद्देश्यों को पाने के लिए ऐसे सुधार का इससे अच्छा अवसर शायद ही कोई और हो सकता है। इसके लिए मैं एक बार फिर इस नई यात्रा की शुरुआत के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हमारे देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक की सेक्टर है। आप सभी अवगत हैं कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ने हाल ही के कुछ वर्षों में न केवल सेल्फ रिलायंस की ओर बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ते हुए डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी ऐसी ऊंचाइयां छुई हैं जो अब तक कभी संभव नहीं हो सकी थी। आज हमारा देश अपनी पूरी क्षमता और पोटेंशियल के साथ दुनिया भर के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा उद्देश्य पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ डिफेंस सेक्टर में डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में लाकर खड़ा करना है। यह हमारा उद्देश्य है। 2014 में देश की सेवा का अवसर मिलने के साथ ही हमने अपनी पुरानी चली आ रही बिजनेस प्रैक्टिसेस और ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए आवश्यक मॉडर्न प्रैक्टिसेस के गैप को देखा, भली बात समझा भी और उसे भरने का हमने प्रयास भी किया। इन वर्षों में सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिन्होंने हमारे डिफेंस सेक्टर की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। साथियों, इन वर्षों में किए गए प्रयासों से आज हमारा डिफेंस सेक्टर सेल्फ रिलायंस और मेक फॉर द वर्ल्ड की राह पर तेजी से चल निकला है। रक्षा मंत्रालय ने एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज में वर्ष 2024 तक 1,75,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी शामिल है। 2014 के बाद से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक्सपोर्ट और FDI के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाने और इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की मांग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डिफेंस सेक्टर में कई सुधार किए हैं। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने, ज्वाइंट वेंचर विकसित करने और डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, जिसे DAP कहते हैं, 2020, चाहे यह हो या 209 आइटम्स की पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हो, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस इनिशिएटिव हो, जिसे IDEX इनिशिएटिव बोलते हैं,
मेक प्रोसीजर का सिंप्लीफिकेशन हो, या एमएसएमईज के लिए डेडिकेटेड बजट हो, या फिर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट हो, यह सभी डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक बहुत बड़े कदम हैं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, रक्षा मंत्रालय के एक सबऑर्डिनेट ऑफिस को प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ 7 नई 100% गवर्नमेंट ओन्ड कारपोरेट एंटिटीज में परिवर्तित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का 200 साल से अधिक का एक गौरवशाली इतिहास है। और मैं मानता हूं कि इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इस देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा योगदान है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड मैन पावर देश के लिए एक महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक एसेट है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में सशस्त्र बलों द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड उत्पादों की हाई कॉस्ट और इनकंसिस्टेंट क्वालिटी और सप्लाई में देरी से संबंधित चिंताओं को भी उठाया गया है। एक सरकारी विभाग के रूप में ओएफबी को प्रॉफिट दिखाने की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी और इसीलिए मुनाफा कमाने के लिए कोई इंसेंटिव भी नहीं रह गया था। साथियों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कार्यप्रणाली का अध्ययन पिछले 2 दशकों में विभिन्न हाई लेवल कमेटीज द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य कामकाज में सुधार लाने और इन फैक्ट्रीज को आर्म्ड फोर्सेस की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर देश की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए पब्लिक सेक्टर के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के समन्वय के रूप में देखा जाता है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि फंक्शनल ऑटोनॉमी, इफिशिएंसी बढ़ाने, नई विकास क्षमता और इनोवेशन को सामने लाने और हमारी रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के उपाय के रूप में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक सरकारी विभाग से पब्लिक सेक्टर कंपनी में परिवर्तित किया जाए। इसीलिए सरकार द्वारा जुलाई 2020 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक या एक से अधिक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कारपोरेट एंटिटीज में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। पूरी प्रक्रिया की देखरेख और मार्गदर्शन करने के लिए मेरी अध्यक्षता में, जैसा आपको बताया भी है, हमारे रक्षा राज्य मंत्री ने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया था। हमने विभिन्न बैठकें की हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कारपोरेटाइजेशन के सभी पहलुओं पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में जो है विचार भी किया है। स्टेक होल्डर से प्राप्त जो तरह तरह के सुझाव रहे हैं और उनकी राय रही हैं, उन पर भी इस पर विचार किया गया और साथ ही इस उद्देश्य के लिए काम पर रखी गई कंसल्टेंसी एजेंसी द्वारा दी गई एक्सपर्ट एडवाइस पर भी विचार किया गया। और इस मामले पर विभिन्न निर्णय लेते समय एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मुख्य रूप से 2 फैक्टर्स द्वारा निर्देशित था। सबसे पहले पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज द्वारा ऑर्डिनेंस सप्लाईज में ऑटोनॉमी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी में सुधार होना चाहिए। दूसरे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कारपोरेटाइजेशन के निर्णय को लागू करते समय कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा भी की जा रही हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पुनर्गठन करने और इसे 7 कारपोरेट एंटिटीज में बदलने का निर्णय लिया गया। और इस निर्णय से इन कंपनीज को ऑटोनॉमी मिलेगी और साथ ही साथ नई कंपनीज के तहत 41 फैक्ट्रीज के कामकाज में अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी में सुधार करने में मदद भी मिलेगी। नई संरचना से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की मौजूदा प्रणाली में इन विभिन्न कमियों को दूर करने में मदद करेगी और इन कंपनीज को कॉम्पिटिटिव बनाने और एक्सपोर्ट सहित बाजार में नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इस पुनर्गठन का उद्देश्य ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल एसेट्स में बदलना, प्रोडक्ट रेंज में विशेषज्ञता को बेहतर करना, कॉम्पिटिटिवनेस में वृद्धि, गुणवत्ता और कॉस्ट एफिशिएंसी को बढ़ाना है। यह
प्रमुख उद्देश्य हैं। एम्प्लॉइज फेडरेशंस और एसोसिएशन के साथ डिस्कशन के दौरान यह देखा गया कि उनकी मुख्य चिंता थी कि उनकी सर्विस कंडीशन की सुरक्षा और नई कंपनियों के भविष्य के बारे में जो आशंकाओं से संबंधित थी। उनके साथ सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री राजकुमार जी की भी कई बैठकें हुई। अंतिम बैठक एम्प्लॉइज फेडरेशन के साथ हमारी भी हुई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एम्प्लॉई ने इस कॉर्पोरेटाइजेशन में जिस प्रकार का सहयोग किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं सचमुच उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं, उनमें बधाई देना चाहता हूं। और मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए अपना हित नहीं बल्कि सर्वोपरि है। यदि उनके लिए कुछ तो राष्ट्र हित सर्वोपरि है। इसीलिए एम्प्लॉइज ने कॉर्पोरेटाइजेशन में अपना पूरा सहयोग दिया है। हमने संसद सहित विभिन्न मंचों और बैठकों में उल्लेख किया है कि हमारी सरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉइज के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। साथियों, मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आदेश सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से निर्धारित भी करते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि उत्पादन इकाइयों से संबंधित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सभी एम्प्लॉइज ग्रुप ए, बी एंड सी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में 2 साल की अवधि के लिए डीम्ड डेपुटेशन पर और कॉर्पोरेट एंटिटीज में स्थानांतरित किया जाएगा। सेवानिवृत्ति और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन लायबिलिटीज सरकार द्वारा वहन की जाती रहेगी। जनवरी 2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू सभी विशेष प्राविधानों को जारी रखने सहित नए डीपीएसयू द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम को अपनाया जाएगा। और इस प्रकार हमारी कमिटमेंट के अनुरूप किसी भी कर्मचारी की सेवा शर्तों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा भी की गई है। नई कंपनियों के कार्यभार और भविष्य के संबंध में मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनमें से अधिकांश नई कंपनियों पर पर्याप्त कार्यभार होगा। सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पेंडिंग इंडेंट्स को डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में परिवर्तित करने की व्यवस्था पहले ही लागू की है, जिनकी कीमत 65,000 करोड़ रुपए से अधिक है। साथियों, इतना ही नहीं, यह भी निर्णय लिया गया है कि सर्विसेज द्वारा नए डीपीएसयूज को मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में सर्विसेज द्वारा इंडेंट्स के वार्षिक मूल्य का 60% भी भुगतान किया जाएगा। तदनुसार वित्त वर्ष 2021-2022 के लक्ष्यों के लिए मोबिलाइजेशन एडवांस का भुगतान भी संबंधित इंडेंटर्स द्वारा नए डीपीएसयूज को किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 7,100 करोड़ रुपए है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपोर्ट्स के माध्यम से नए डीपीएसयूज के ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, अवनी, ऑल इंडिया, टीसीएल, वाईएल, आईओएल और जीआईएल कंपनियों में ग्रोथ की पूरी क्षमता है और अब इनके पास मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए और अधिक अपॉर्चुनिटी भी भविष्य में होगी। फिर भी यदि आवश्यक होता है तो सरकार द्वारा इन नई कंपनियों को शुरू में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन के माध्यम से सहायता देने की भी हमारी योजना है। नई कंपनियों का इनकॉर्पोरेशन हो गया है और उन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया है। मैं इस अवसर पर फेडरेशंस, एम्प्लॉइज फेडरेशंस और एसोसिएशन सहित ओएफबी के सभी कर्मचारियों को इस सुचारू परिवर्तन में सहयोग देने के लिए पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। और यह एक बड़ा कार्य था, बाधाएं भी बहुत थीं, लेकिन उनके बहुमूल्य सुझावों और समर्थन के बिना यह संभव नहीं होता। यदि संभव हुआ है तो उन्हीं के सहयोग के कारण हुआ है। मैं उनसे नए प्रबंधन को पूर्ण सहयोग जारी रखने की अपील करता हूं और प्रबंधन से भी मैं अपील करना चाहता हूं अपनी तरफ से। जो मैनेजमेंट के लोग हैं, सीएमडीज हैं, एमडीज हैं, उनसे भी मैं ये अपील करना चाहूंगा और स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि डीपीएसयू को केवल डीपीएसयू की तरह ही न चलाया जाए, बल्कि डीपीएसयू को
एक परिवार की तरह हमको चलाने की जरूरत है, ताकि सारे एम्प्लॉइज की भी चिंता करें, जितने काम करने वाले लोग हैं उनकी चिंता करें। हमारा अपने राजनीतिक जीवन का यह अनुभव है कि यदि हमारे साथ काम करने वाले लोगों को हमारे पर भरोसा है, विश्वास है, तो भले ही काम करने वाले सहयोगियों के सामने कितना भी बड़ा जोखिम क्यों न हो, भविष्य में आने वाली क्षति की संभावनाएं भी क्यों न हो, वो पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे इन डीपीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सफल बनाने में, कामयाब बनाने में हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सारे एम्प्लॉइज कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि क्योंकि जो भी हमारी उनके साथ बातचीत हुई है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसीलिए मैंने कहा, प्रबंधन से भी अपील की है कि पीएसयूज को परिवार की तरह ही चलाएं और ये एम्प्लॉइज को सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर के रूप में भी वह देखें। मैं नए प्रबंधन से भी अपील करूंगा कि वह सर्विसेज के ऑर्डर्स पर निर्भर न रहें, कि जब सर्विसेज से ऑर्डर मिलेगा तभी काम होगा, और भारत और विदेशों में नई अपॉर्चुनिटीज उनको एक्सप्लोर करनी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये नई कंपनियां न केवल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, बल्कि हमारी इकोनॉमी के विकास में भी अपना अहम योगदान देंगी। इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी के भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अंत में पुनः विजयादशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, और साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के एक माने जाने वैज्ञानिक थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर पुनः उनकी स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। Thank you, sir, for unleashing a new potential for growth and innovation for our nation's defense ecosystem. It's time to sneak a preview of the Super 7, presenting a film on dedicating 7 new defense companies to the nation. The Government of India has brought in long-awaited reforms in defense production by creating 7 new defense companies as replacement to the Ordnance Factory Board. Presenting to you the 7 new companies. Advanced Weapons and Equipment India Limited, or India, headquartered at Kanpur, will be a dominant supplier of critical weapons and equipment to the Indian Armed Forces and will serve as an important cog to war readiness. All India's 8 production units are at Kanpur, Jabalpur, Kausipur, Korwa, Tiruchirappalli and Ishapur. All India has an expertise in manufacturing rifles, naval guns, armored vehicle gun system, rocket launchers, machine guns, shotguns, grenade launchers, carbines, mortar, sniper rifles, anti-material rifles, and pistols and revolvers. All India's aim to grow and assist India in achieving self-reliance in weapons and equipment, increase product diversification and export. It currently attains revenue of 1,660 crore rupees and is expected to attain a revenue of 4,000 crore rupees by 2024-25. Armored Vehicles Nigam Limited. Avani has expertise in manufacturing defense mobility and combat vehicles such as MBTs, UCVs, Trolls, MPVs and engines, and will march forward with 5 production units at Avadi, Jabalpur, Medak and Ambernath, which are part of the military's defense structure. Avani enjoys market leadership and has a monopoly in the armored combat vehicle market with an order book of more than 30,000 crore rupees. It has the potential to explore export markets.
It currently attains a revenue of 3,365 crore rupees and is expected to attain a revenue of 7,300 crore rupees by 2024-25. Munitions India would become a primary provider of critical ammunition to the Indian Armed Forces and be an enabler for national security and operational readiness. Munitions India's 12 production units are at Kadki, Aruvankadu, Tiruchirappalli, Bhandara, Bolangir, Chandrapur, Dihu Road, Itarsi, Kamaria, Nalanda and Warangal, which would provide small and large arms, ammunition, explosives, detonators, projectiles, propellant, specialized chemicals, grenades, charges and bombs. Munitions India enjoys a monopoly within its product portfolio and has a large potential for growth by producing import substitutes. It currently attains a revenue of 4,752 crore rupees and is expected to attain a revenue of 11,100 crore rupees by 2024-25. Yantra India, a dominant supplier in the defense manufacturing supply chain. Yantra India's 8 production units are at Jabalpur, Ambernath, Ambajhari, Bhusawal, Dumdum, Katni and Muradnagar, which would manufacture carbon fiber composites, components for medium and large caliber ammunition, components for armored vehicles, artillery guns and main battle tanks or MBTs, glass composites, aluminium alloys, etc. Yantra India is expected to contribute to nation building through product diversification in sectors such as auto components and composites and will serve as a critical cog in the defense manufacturing ecosystem. It currently attains a revenue of 1,287 crore rupees and is expected to attain a revenue of 2,400 crore rupees by 2024-25. Gliders India will steer course with its production unit at Kanpur, which has a production portfolio of tactical assault parachutes, troop parachutes, aircraft brake parachutes, man-carrying parachutes, supply drop parachutes, pilot parachutes and high-altitude parachutes. Gliders India, with a monopoly in specialized parachutes, aims to diversify into the domestic, civilian and recreation markets. It also has the potential to export parachutes and other rubber-based products. It currently attains a revenue of 123 crore rupees and grow to a revenue of 400 crore rupees by 2024-25. Troop Comforts is a key force in India's quest for Atmanirbhar Bharat in the field of technical textiles and apparel. Troop Comforts aims to protect those who protect us. Troop Comforts for production units are at Awadi, Shahjahanpur, Kanpur and Hazratpur. The major products manufactured would be uniforms, tents, jackets, textile items, shoes and boot crampons. Troop Comforts would play a primary role in provisioning the Indian Armed Forces with critical clothing equipment and accessories. It has the potential to diversify into broader product segments such as extreme cold climate clothing, protective textile for non-defense applications such as adventure sports.
It currently attains a revenue of 776 crore rupees and is expected to attain a revenue of 1,100 crore rupees by 2024-25. India Optel is a niche player in the manufacturing of optoelectronics and accessories for electrical equipment. India Optel, with its 3 production units at Chandigarh and Dehradun, would manufacture optical sights, optical devices, components for night vision devices, laser sighting devices, wires and cables assemblies, and rifle scopes. India Optel has a strong growth potential in domestic markets owing to its market leadership in manufacturing sites for armored vehicles, increase in demand for optoelectronic devices in defense and non-defense equipment. It currently attains a revenue of 691 crore rupees and is expected to attain a revenue of 1,700 crore rupees by 2024-25. So, here they are, the 7 new companies. Wishing the 7 new stars of defense production the very best and dedicating them to India on the occasion of our 75th year of independence. The tricolor flies high as the nation celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav and India resolutes once again to be Atmanirbhar Bharat. Distinguished dignitaries, ladies, gentlemen, and thousands of proud Indians connected to this ceremony through the digital media. The moment that we are all waiting for is here. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the ceremony. नमस्कार। राष्ट्र रक्षा में जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी, रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और देश भर से जुड़े सभी साथियों, अभी 2 दिन पूर्व ही नवरात्रि के इस पावन पर्व के दरमियान अष्टमी के दिन मुझे देश को एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग को लेकर के गति शक्ति इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का अवसर मिला और आज विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र को अजेय बनाने के लिए जो लोग दिन रात खपा रहे हैं, उनके सामर्थ्य में और अधिक आधुनिकता लाने के लिए एक नई दिशा की ओर चलने का अवसर, और वो भी विजयादशमी के पावन पर्व पर, ये अपने आप में ही शुभ संकेत लेकर के आता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत की महान परंपरा चलते हुए शस्त्र पूजन से की गई है। हम शक्ति को सृजन का माध्यम मानते हैं। इसी भावना के साथ आज देश अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहा है और आप सब देश के इन संकल्पों के सारथी भी हैं। मैं आप सभी को और पूरे देश को इस अवसर पर
विजयादशमी की पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज ही पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती भी है। कलाम साहब ने जिस तरह अपने जीवन को शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही है, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। साथियों, इस वर्ष भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है और जो काम दशकों से अटके थे, उन्हें पूरा भी कर रहा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। साथियों, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कभी दुनिया की शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती थी। इन फैक्ट्रीज के पास 100-150 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दमखम दुनिया ने देखा है। हमारे पास बेहतर संसाधन होते थे, वर्ल्ड क्लास स्किल होता था। आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फैक्ट्रीज को अपग्रेड करने की, न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया। इस स्थिति में परिवर्तन लाने में ये नई 7 डिफेंस कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इससे हमारे इंडस्ट्रीज का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हमारी अपनी भारत की कंपनियों ने डिफेंस इंडस्ट्री में भी अपने लिए संभावनाएं तलाशना शुरू किया है और अब प्राइवेट सेक्टर और सरकार साथ मिलकर राष्ट्र रक्षा के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं।
यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर्स का उदाहरण हमारे सामने है। इतने कम समय में बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रुचि दिखाई है। इससे देश में युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं और सप्लाई चेन के रूप में कई एमएसएमईज के लिए नई संभावनाएं बन रही है। देश में जो नीतिगत परिवर्तन किया है उसका परिणाम है कि पिछले 5 सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 325% से भी ज्यादा बढ़ा है। साथियों, कुछ समय पहले ही रक्षा मंत्रालय ने ऐसे 100 से ज्यादा सामरिक उपकरणों की लिस्ट जारी की थी जिन्हें अब बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है। बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है। एक कंपनी एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव की जरूरतों को पूरा करेगी तो दूसरी कंपनी आर्मी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसी तरह एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट हो, ट्रूप्स कंफर्ट आइटम हो, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पैराशूट, हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट हमारी ताकत है। क्वालिटी और रिलायबिलिटी हमारी पहचान होनी चाहिए। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जो टैलेंट है, जो कुछ नया करना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। जब इस प्रकार के एक्सपर्टीज को इनोवेशन का अवसर मिलता है, कुछ कर दिखाने का अवसर मिलता है, तो वो कमाल करके दिखाते हैं। आप अपने एक्सपर्टीज से जो प्रोडक्ट बनाकर दिखाएंगे वो भारत के डिफेंस सेक्टर की क्षमता तो बढ़ाएंगे ही, आजादी के बाद जो एक गैप आ गया था उसे भी दूर करेंगे। साथियों, 21वीं सदी में कोई देश हो या कोई कंपनी, उसकी ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू उसके रिसर्च और इनोवेशन से तय होती है। सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस सेक्टर तक भारत की ग्रोथ, भारत की नई पहचान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए मेरा सभी 7 कंपनियों से भी विशेष आग्रह है कि रिसर्च और इनोवेशन आपके वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आपको केवल दुनिया की बड़ी कंपनियों की बराबरी ही नहीं करनी है, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीड भी लेनी है। इसलिए ये जरूरी है कि आप नया सोचें, रिसर्च ओरिएंटेड युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दें, उन्हें सोचने की पूरी छूट दें। मैं देश के स्टार्टअप से भी कहूंगा, इन 7 कंपनियों के जरिए आज देश ने जो नई शुरुआत की है, आप भी इसका हिस्सा बनिए। आपकी रिसर्च, आपके प्रोडक्ट्स कैसे इन कंपनियों के साथ मिलकर एक दूसरे की क्षमताओं से लाभान्वित हो सकते हैं, इस ओर आपको सोचना चाहिए। साथियों, सरकार ने सभी कंपनियों को एक बेहतर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट देने के साथ साथ
पूरी फंक्शनल ऑटोनॉमी भी दी है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है इन फैक्ट्रीज के कर्मचारियों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें। मुझे पूरा भरोसा है कि देश को आपकी एक्सपर्टाइज का बहुत लाभ होगा और हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत के अपने संकल्प को पूरा करेंगे। इसी भावना के साथ फिर एक बार आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Prime Minister's vision inspires India, and we are ever grateful for his address today. May I request Additional Secretary Defence Production, Shri Sanjay Jaju, for conveying the vote of thanks. I stand before you on the historic day of having the 7 new companies taking shape and being born again on behalf of the Department of Defence Production, Ministry of Defence, Government of India. It's my proud privilege to express my heartfelt thanks and gratitude to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for addressing us and providing us the vision to take the 7 new companies forward and craft an Atmanirbhar Bharat. I'd also like to thank our Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, who has been personally guiding us throughout this complex exercise and have been providing us the vision and support to bring this momentous effort to a finality. Sir, without your support and guidance, it wouldn't have been possible for us to reach where we are today. Our Honorable Defence Minister, in an article today, has pointed out that this could arguably be touted as one of the biggest reforms in the Ministry of Defence. And such an effort requires the whole of government approach. And it's here that we would like to acknowledge and express our gratitude to the Honorable Union Ministers, especially those who are part of the empowered group of ministers that has been created to oversee the implementation of this gigantic exercise. Our Honorable Home Minister, our Honorable Finance Minister, our Honorable Personnel Minister, Honorable Law Minister, Honorable Labour Minister, sirs and ma'am, you've all been at the vanguard and have been the guiding lights in this great effort. I'd also like to thank our National Security Advisor, Shri Ajit Doval ji, and the entire team in the Prime Minister's office, which has actually worked day in and day out with us in conceptualizing, formulating, and executing this massive effort. Our Honorable Rajya Raksha Mantri, Shri Ajay Bhatt ji, has been a source of constant support and guidance. I can assure you, sir, that we would leave no stone unturned in creating Atmanirbhar Bharat in defense. Our gratitude to the respected Cabinet Secretary and his team in the Cabinet Secretariat and the secretaries of various ministries and departments in Government of India for hand-holding us and supporting us while formulating this momentous proposal, for seeking the approval of the Union Cabinet and now during the implementation phase. Our gratitude to the services who have been at the vanguard in protecting the sovereignty of our country, and we in the Department of Defence Production take pride in supporting the valor of our services by providing them equipment and other necessary support. Our CDS and all the 3 service chiefs represented today by the Chief of Air Staff, Air Marshal Chaudhary ji, and by the Vice Chiefs, General Mohanty, Admiral Ghormade. I'd like to assure you, sirs, that the new structure will provide autonomy to these organizations, and it will also bring in greater accountability and would support our strategic imperatives, greater vigor and enthusiasm. I'd also like to thank all the state governments, especially the 10 states where our factories are located, for responding to our missives with speed, alacrity and sensitivity, and maintaining law and order in and around our factory premises. I'd also like to thank Dr. Ajay Kumar, our Defence Secretary, a visionary leader, a true champion of the industry,
who has been guiding us in his present capacity as well as in his earlier position as the Secretary in the Department of Defense Production. We in the department were not sure of success when we embarked on this journey. It was a sheer grit, determination, and clear-headed thinking of Shri Rajkumar, our Secretary, our leader in the Department of Defense Production, who actually made us believe that this was possible. Every word in this history book has an imprint of you, sir, and I'm sure under your leadership will convert these companies into global powerhouses. All the departments in the Ministry of Defense contributed in a very positive and swift manner, and not just during the formulation exercise, but also over the last 3 months since the decision to corporatize the factories were taken. I would like to thank the Department of Defense, Defense Finance, our FADS, DRDO, the Acquisition Wing, and all those who helped us reach where we are today. As I stand before you today, it would be appropriate that I express my thanks to the entire team at the erstwhile Ordnance Factory Board and the members of our team in the Department of Defense Production who helped us in this effort in not just doing error-free drafting, but also getting into the minutest details while formulating and implementing this historic decision. I'd also like to thank all our employees and their associations all over the country for engaging with us and providing us inputs and help us reach this win-win proposition in a time-bound manner. I'm sure all of you would relish working in these wonderful organizations, autonomous organizations, and I can assure you that we stand with you in this journey that you're collectively embarking with us. I'd also like to thank all the members of the media, print and electronic, who have been providing us inputs, opinions, at times critical, but let me, on behalf of the department, tell you that your meaningful and analytical insights have immensely helped us to take appropriate decisions while dealing with such a complicated exercise. My gratitude to the members of the industry, all the industry associations in the defense sector in providing us inputs. With the addition of these new 7 companies, our strength in defense manufacturing would go many notches up, and we would all contribute towards the Atmanirbhar Bharat's resolve. We would also like to thank DRDO for giving us this great venue and actually upgrading its infrastructure in just about 2 to 3 days, and the Defense Exhibition Organization for hosting this event. I might have missed out on many others who worked silently behind and contributed. My gratitude and regards to each one of you, ladies and gentlemen. Thank you. Jai Hind. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता